Assalamu alaikum. Now we are going to start about the application of Gauss law. गॉस का जो लॉ है ना वो अप्लाई होता है हमारी सिलेबस में। जो है 3 ऐसे स्ट्रक्चर है या 3 ऐसे एप्लीकेशन है जिसको हमको पढ़ना है। जैसे कि नंबर 1 जो है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर पे होगा गॉस लॉ का एप्लीकेशन। दूसरा जो होगा इनफाइनाइटली थिन प्लेट शीट पे होगा और तीसरा एप्लीकेशन थिन स्फेरिकल शेल पे होगा। तो 3 एप्लीकेशन हमको इसमें पढ़ने हैं जो कि पूछा गया था एग्ज़ाम में। ये 2018 में भी आया है, 2008 में भी आया है। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने पहला एप्लीकेशन यहाँ पे दिया है। दूसरा तीसरा एप्लीकेशन जो होगा वो हेडिंग के फॉर्म में होगा। उसको आपको हेडिंग पहले लिखनी होगी। हाईलाइटेड पोर्शन करके दिया है मैंने PDF में। उसको फिर आपको एक्सप्लेन करके उसको अपनी कॉपी में नोट करना और जो भी डायग्राम है वो पूरे नीट एंड क्लीन बने होने चाहिए। लेट्स स्टार्ट। हमको निकालना है थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर है, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी या उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बाय द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, एक थिन ये जो थिन वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ये प्लस चार्ज का है। हमने मिल लिया इसको प्लस चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज है पूरा। ठीक है, तो उस चार्ज से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कि कितनी होगी, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो हम अपने कन्वीनियंस के लिए एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे। जैसे कि मैंने डॉटेड फॉर्म में दिखाया, ये क्या है, गॉसियन सरफेस। ठीक है, इसको गॉसियन सरफेस कहा जाता है। ये हम कन्वीनियंस के लिए लेंगे ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस ऑफ आर डिस्टेंस पे निकाल सकें। ठीक है, आर डिस्टेंस पे यानी आर रेडियस का ये इमेजिनरी सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। आर डिस्टेंस पे ही हमको इस इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर से फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमने क्या माना, गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस। आपको पता है कि एक सिलेंडर में 2 फ्लैट सरफेस S2 और S3 होंगे और एक कर्व सरफेस जो कि S1 हमने लिया है। ये सिलेंडर L लेंथ का है। ठीक, तो हमको पता है कि जैसे ही इससे इस लॉन्ग वायर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो यूनिफॉर्मली होगी। कैसे होगी, इसी तरह से हर तरफ जाएगी, चाहे इधर लें चाहे किसी भी साइड पे लें। ठीक है, वो हर साइड में इस तरह से जाएगी। तो मैं एक साइड ले रहा हूँ, ये वाली साइड। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड मतलब सिलेंडर की रेडियस के अलॉन्ग बाहर की तरफ निकल के आएगी। तो हमने ये सब जो दिखाया, ये सेकेंड ये डायरेक्शन, नेक्स्ट ये डायरेक्शन, 3 के तीनों डायरेक्शन मतलब जो भी है वो रेडियली आउटवर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो पहला जो है S1 पे हम देखते हैं। अगर हम सिलिंड्रिकल कर्व सरफेस लें, ये वाला सरफेस छोटा सा, तो इसके जो नॉर्मल आएगा वो सरफेस एरिया वेक्टर आएगा जो कि DS वेक्टर है, और उसी रेडियली आउटवर्ड उसी को पैरेलल मतलब उसी के पैरेलल एक इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन निकल करके आएगा, क्योंकि जो लॉन्ग वायर है उससे फील्ड बाहर को उसी तरह से आ रही है। तो दोनों ही क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल 0 होगा। नेक्स्ट जो फ्लैट सरफेस है, ये ऊपर वाला S2 और S3 दोनों में एक साथ बता देते हैं। दोनों में इसके जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो हमारा देगा सरफेस एरिया वेक्टर, और फील्ड जो इसी डायरेक्शन में है E वेक्टर। उन दोनों के बीच में एंगल जो बनेगा, चाहे ऊपर का फ्लैट लें सरफेस लें चाहे नीचे का लें, दोनों में एंगल बनेगा E और S में 90 डिग्री का। तो 2 तरह का यहाँ पे केस हमको ऊपर और फ्लैट का, और 2 फ्लैट केस और एक कर्व सरफेस से केस मिल रहा है। तो टोटल फ्लक्स जो हमारा होगा वो हमको पता है, टोटल समीशन ऑफ E डॉट DS होता है, इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट DS। तो हम ये S1 से निकाल लेंगे, S2 से, S3 से। अब हमको देखना है यहाँ पे 2 चीज़ 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ E और DS
का डायरेक्शन जो दोनों फ्लैट सरफेस पे है, नीचे और ऊपर दोनों परपेंडिकुलर है, तो cos 90 आता है जहाँ पे, वो दोनों क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यानी S2 और S3 से सरफेस से फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ से ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो, तो हमारी नेट टोटल फ्लक्स किसके ज़रिए आएगी, कर्व्ड सरफेस से। तो कर्व्ड सरफेस वाला सिर्फ S1 हमने लिखा है क्योंकि cos 0 1 होता है। तो ये चीज़ आ गई, cos 90 ज़ीरो होने की वजह से दो फ्लैट सरफेस से फ्लक्स ज़ीरो हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आप ये देख रहे हैं यहाँ पे कि E सरफेस इंटीग्रल ऑफ DS1, मतलब कहने का सरफेस इंटीग्रल अगर हम किसी सरफेस का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया उस सरफेस का लेंगे। तो यहाँ पे सरफेस कौन सा है, सिलेंड्रिकल सरफेस है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया हम लेंगे। ये जो कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया आपको बहुत दिन से 9th क्लास से पढ़ते हैं, 2πRL होता है सिलेंडर का। तो E इंटू 2πRL कर्व सरफेस एरिया आ गया। तो टोटल फ्लक्स आ गया E इंटू 2πRL। तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/2πRL। और आपको पता है फाई क्या होता है, फाई गॉस लॉ से जो होता है, गॉस थ्योरम जो हमारी है, वो Q/ε0 है। और Q की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, इसको हमने सिलेंडर जो एक चार्ज डेंसिटी वाला आपको वो पढ़ाया था इससे पहले, लीनियर चार्ज डेंसिटी थी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी थी, स्फेरिकल चार्ज डेंसिटी थी। तो इस तरह की जो चार्ज डेंसिटी आपको पढ़ाई थी उसका यहाँ पे यूज़ होने वाला है। तो चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डेंसिटी अगर यहाँ पे लीनियर स्ट्रेट वायर है, तो लीनियर वायर है तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी इसकी, अगर हम कहें स्ट्रेट वायर की चार्ज डेंसिटी जो होगी वो, क्योंकि लेमडा होती है, लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, Q/L कूलम पर मीटर। ठीक है, चार्ज डेंसिटी का मतलब पर मीटर लेंथ में जितना चार्ज एक्यूमुलेट करता है उसको चार्ज डेंसिटी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे लीनियर है तो इसलिए Q/L हो जाएगा। Q यहाँ से क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा इंटू L। ठीक है, तो ये चीज़ हम यूज़ करेंगे Q की वैल्यू, ये चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे, Q इज इक्वल टू लेमडा इंटू L। तो फाई इज इक्वल टू ये होगा Q/ε0 दैट इज़ लेमडा L/ε0। टोटल वैल्यू पुट कर दी हमने, E इज इक्वल टू लेमडा/2πε0R। अगर वेक्टर के फॉर्म में हमको लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे, जो कि ये नेक्स्ट वाले इक्वेशन में लिखा हुआ है। n कैप लगा देंगे, जहाँ n कैप जो है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये n कैप वेक्टर लगा दिया हमने, यूनिट वेक्टर है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल निकल करके आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए लाइन चार्ज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन चार्ज। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, R नीचे E ऊपर, तो E जो वायर है, लॉन्ग वायर है, उससे डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना लॉन्ग वायर से हम दूर जाएंगे E की वैल्यू उतनी घटती जाएगी। कहने का मतलब है कि सिलेंड्रिकल सरफेस जितना बड़ा होते जाएगा उतना E की वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी। तो आप यहाँ पे ग्राफ के ज़रिए, इस ग्राफ के ज़रिए आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये जो ग्राफ बना हुआ है E और R में, ये भी पूछा जाता है E और R में ग्राफ इन्फाइनाइटली स्ट्रेट लॉन्ग वायर के लिए। तो जैसे जैसे हम रेडियल डिस्टेंस इंक्रीज़ कर रहे हैं वैसे वैसे E क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है, डाउन हो रहा है। ठीक है, तो इससे हम ग्राफ को समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपका है व्हेन चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द लाइन चार्ज। अगर Q जो है वो R डिस्टेंस पे कोई चार्ज रखा हुआ है उस लाइन चार्ज से, ठीक है, अनदर चार्ज है जो कि सिलेंडर के सरफेस पे रखा हुआ है। जैसे कि हम यहाँ पे आपको दिखाएं, मान लीजिए Q यहाँ पे रखा हुआ है, R डिस्टेंस पे कोई Q चार्ज रखा हुआ, तो इसकी वजह से जो लाइन चार्ज है ये, इसकी वजह से कोई फोर्स इस पर जनरेट होगा, क्योंकि ये भी चार्ज है और दोनों चार्ज है, तो फोर्स कहीं ना कहीं को जनरेट होगा। तो उस फोर्स को क्या निकालेंगे, F इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू Q। ठीक है, ये होता है। अब E की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, बस इसमें Q का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो फोर्स हमारा निकल करके आ जाएगा। जो फोर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, Q λ/2πr/ε0। ठीक है, देन वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग Q/dr। अगर हमको कुछ वर्क डन करना है, मतलब हमको उस चार्ज को, Q जो चार्ज है उसको अंदर की तरफ ले जाना है या वर्क करना है उसके ऊपर,
तब तो डिस्प्लेस होगा वो। डी आर डिस्टेंस पे अगर हमको ले जाना है तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, एफ डॉट डी आर, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क। तो डिस्प्लेसमेंट डी आर का है, तो यहाँ पे डी आर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया उसी फोर्स में। नेक्स्ट, बर्डन इन कैरिंग चार्ज क्यू फ्रॉम आर वन टू आर टू। आर वन टू आर टू मतलब एक लिमिट सेट कर दी कि आर वन से चला है आर टू तक गया है, मतलब रेडियली वो इतने पॉइंट से इस पॉइंट तक आया है अगर चार्ज, तब वो जो नेट वर्क डन होगा चार्ज को मूव कराने में, हम लेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। लिमिट इंटीग्रल है यहाँ पे आर वन टू आर टू, लोअर लिमिट आर वन से मैक्सिमम लिमिट आर टू तक डी डब्ल्यू को। तो इंटीग्रल करने में ये सारी चीज़ें जो है कांस्टेंट होंगी, क्यू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी आर अपॉन आर जो होगा वो इंटीग्रेट होकर के हमको यहाँ पे मिलेगा, जो कि log n फॉर्म का होगा, log r2 अपॉन r1। ये मैथमेटिक्स वाले अच्छे से समझ सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन r इंटू डी आर क्या होता है, log r। ठीक है, log r होता है, लेकिन r की यहाँ पे लिमिट रखी है r2 r1, तो r2 r1 अगर हम रखेंगे तो लिमिट में log r2 माइनस log r1, और log की जो प्रॉपर्टी होती है r2 माइनस r1, उसको हम क्या कर देते हैं, डिवीज़न में डायरेक्टली लिख सकते हैं r2 अपॉन r1।